मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है जवाहरलाल नेहरू की विकास की अवधारणा, दी नेहरूवियन कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेहरू जी के विकास का जो मॉडल है, जो उनका विकास के प्रतिमान रहे, उसको मैंने दो भागों में बांटा है और इस पर मैंने दो वीडियो बनाने का प्लान किया है। तो आज जो वीडियो मैं आपके सामने पेश बात करूंगा जिस विषय पर, वो है उनका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो था, जो उनका डेवलपमेंट का किस तरह से उनकी अवधारणा थी कि क्या वो विकास करना चाहते हैं और उस विकास को किस तरह अचीव करना चाहेंगे। और इसके बाद दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उसमें जो नेहरू जी का जो विकास का क्रियात्मक स्वरूप जो है, ये अवधारणात्मक स्वरूप पे बात करूंगा मैं भी, और जो क्रियात्मक स्वरूप है वो दूसरे भाग में मैं बात करूंगा। जैसा हम जानते हैं कि नेहरू आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, किंतु उनका एक राजनेता के रूप में जो क्रमिक विकास हुआ वो हम देखते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश कांग्रेस में होता है और उन्होंने 1927 तक पहुंचते पहुंचते एक प्रमुख स्थान कांग्रेस में प्राप्त कर लिया और 1929 में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पास हुआ, उस समय जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। तो उसके बाद निरंतर रूप से जो उनका नेतृत्व है वो कांग्रेस पर एक एक अनचैलेंज्ड लीडरशिप के रूप में उनकी लीडरशिप उभर करके आती है। तो नेहरू जो हैं वो आज़ादी की लड़ाई के समय भी जो उनका एक करैक्टर सामने आता है, उनको हम रेडिकल नेशनलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। रेडिकल से मतलब है यहाँ जो उग्र तो ना कहें, लेकिन एक जो है रेडिकल जो कि परंपरागत तरीके से नहीं, धीमी तरीके से नहीं, बल्कि नए तरीकों से और एक उत्साह के साथ चीज़ों को लागू करे। तो उनके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से हम देखते हैं कि कुछ नई प्रवृत्तियां कांग्रेस के आंदोलन में आई। तो कांग्रेस अपनी स्थापना से लेकर के लगातार वैचारिक आधार पर भी संघर्ष में रहा है और उसकी विचारधारा धीरे 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 करके बनी, जो एक समन्वयवादी विचारधारा है जिसमें जाति, धर्म, नस्ल इन सब के लिए कोई स्थान नहीं रहा। उस विचारधारा को जो डोमिनेट करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं वही उसको डोमिनेट करते हैं। तो उन सब जो उनकी एक परिवर्तन आता है, वैसे तो 1920 के असहयोग आंदोलन के समय से उनका जो प्रवेश हुआ, सबसे बड़ी बात ये थी कि नेहरू जब कांग्रेस में घुसे तो उन्होंने कांग्रेस के जो सामाजिक वितान था, उसका जो सोशल जो उसका विस्तार था सामाजिक, वो विस्तार सीमित था। अब इनके आने के बाद ये हुआ कि इन्होंने किसान और मजदूरों को कांग्रेस के संगठन में प्रवेश दिया और उनके आंदोलनों के साथ एक तारतम्य स्थापित किया, ताकि जो मासेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ मासेज तो किसान और मजदूरी होंगे, क्योंकि मजदूर थे कि नवोदित सामाजिक वर्ग था जिसकी भूमिका अधिक प्रभावशाली भी दिखाई दे रही थी। तो नेहरू ने जो आज़ादी की लड़ाई में एज वेल एज इन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में कुछ नई प्रवृत्तियां उन्होंने आरंभ की। इसकी शुरुआत होती है सही अर्थों में देखा जाए तो 1927 से। 1927 में नेहरू जी ने यूरोप के विभिन्न देशों का एक्सटेंसिव यात्राएं करी और उस यात्राओं के दौरान, क्योंकि यूरोप निश्चित तौर पर भारत से एडवांस था और पश्चिम की जो शिक्षा है, पश्चिमी जो दर्शन है, उससे प्रभावित होकर ही भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। तो 1927 में सबसे प्रमुख बात हुई कि एक सम्मेलन हुआ था ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का उसका नाम था कांग्रेस ऑफ ऑफरेस्ट कंट्रीज। जो देश उपनिवेश थे, शोषण के शिकार थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये जो सम्मेलन किया ब्रुसेल्स में। और इस जो ब्रुसेल्स का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद विरोधी लीग। तो इसका जो है
सदस्यता कांग्रेस को कहें वो नेहरू जी के माध्यम से मिलती है। तो नेहरू जी ने यूरोप में रहते हुए ही अपने आप को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए अधिकृत करवा लिया था। उसी के हिसाब से ये इसमें गए, और जो लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म बना तो इसमें जो है एक भारत को प्रमुख स्थान मिला। तो जो भारत की लड़ाई 1927 तक केवल देश तक सीमित थी, वो 1927 के बाद से देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। तो जो एक कॉज था आज़ादी का, वो कॉज और ज़्यादा उसकी ग्रेविटी में और ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकते थे। सिंस द इम्पीरियलिज्म was an international phenomena, that's in the contrary the movement of oppressed countries became another phenomena to counteract the exploitative policies of the imperialist countries। तो इसके अलावा उन्होंने गांधी जी की जो अहिंसा सत्याग्रह है, ये एक सबसे उल्लेखनीय बात है कि नेहरू जी ने गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के विचार को अंगीकार नहीं किया, बल्कि नेहरू जी ने गांधी जी के जो निर्णय थे और विचार थे उनको तार्किकता प्रदान की। उन्होंने उनको तर्क के आधार पर सही सिद्ध किया और उनको अंगीकार किया। तो ये उनके एक खास बात थी। उन्होंने पूरब और पश्चिम के दर्शन के मिश्रण से अपना जो सोच था वो तैयार किया, और उसी के अनुसार उन्होंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन शुरू किया। तो और इन सब में जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि 1927 में ब्रुसेल्स सम्मेलन से पहले ही वे सोवियत यूनियन की भी यात्रा कर चुके थे, और सोवियत यूनियन ने मात्र 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट किया था कोऑपरेटिव के माध्यम से, सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से, उनसे नेहरू जी बहुत इम्प्रेस थे। तो वे समाजवाद की ओर रुझान तो उनका अपने जब इंग्लैंड में शिक्षा कॉलेज जो लाइफ है उस समय से ही समाजवाद की तरफ हो गया था। जो समाजवाद एक ऐसा दर्शन था जो पूंजीवाद के विकास के साथ साथ अस्तित्व में आया, क्योंकि जहाँ पूंजीवाद असमानता पैदा करता है वहीं समाजवाद का आग्रह समानता के ओर होता है। तो इसलिए ये समाजवाद ये हम देखते हैं कि 20वीं सदी के आरंभ का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। और 1927 में उन्होंने यात्रा की तो वे पक्के समाजवादी हो गए, और उन्होंने अपने अनुभव में भी लिखा कि कुछ ऐसी अप्रिय चीज़ें मैंने रूस में देखी जिनको मैं कभी अप्रूव नहीं करता, किंतु जो उन्होंने आर्थिक विकास का मॉडल तैयार किया है वो निश्चित तौर पर समाज को सबको समान अवसर देगा और जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करेगा। तो इस तरह से ये सारी एक व्यवस्था चलती है। तो 1928 में जब नेहरू वापस आए तो उस समय 27 में आ गए थे, 27 के मद्रास कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुए। वहाँ इनका जो समूह था एक तरह से यंग टर्क टाइप, उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज की तरफ निर्णय लेने के लिए कांग्रेस के सेशन में बातचीत की, किंतु 27 में कुछ नहीं हुआ। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में फिर यही प्रश्न आया तो गांधी जी ने 1 वर्ष का अवसर दिया कि 1 वर्ष में यदि सरकार हमें ये जो है डोमिनियन स्टेटस दे करके आज़ाद कर देती है तो हम जो है पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो है 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। इसके पहले कांग्रेस की लड़ाई केवल डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने की थी, जिसमें कि इंग्लैंड के ताज के अंतर्गत एक अधीनस्थ स्वायत्तशासी राष्ट्र हम बना सकें। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात है इसमें पूरी तरह से इंग्लैंड के दखल को खारिज कर दिया गया। तो यूँ करके हम देखते हैं कि 1930 तक के बाद से 1930 में सविनय विज्ञा आंदोलन 12 मार्च से आरंभ हुआ, और ये सविनय विज्ञा आंदोलन ये इसी उद्देश्य से किया गया कि जो हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है उसके संघर्ष को आगे बढ़ाए। आगे जो बढ़ते हैं विचारधारा जिसमें बात करना चाह रहे थे विकास का मॉडल, तो 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और पहली बार कांग्रेस के इतिहास में कराची अधिवेशन में ही फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होगा, भविष्य की आर्थिक संरचना क्या होगी,
इस पर विस्तार से विचार किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जो उन्होंने कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत किए नेहरू जी ने ही, उसमें उनकी विचारधारा की जो समाजवादी विचारधारा है उसकी झलक साफ साफ दिखाई देती है। और उसमें एक प्रस्ताव पास भी किया गया कि आज़ादी के बाद जो आर्थिक विकास है उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टेट की होगी। स्टेट जो है महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाएगा, उनको हम प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक ब्लूप्रिंट भी इस कराची सेशन में प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लान्ड इकोनॉमी उनके जो विचार में आई, जिसको हम कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। तो जो नियोजित अर्थव्यवस्था है अभी तो वो सारा डाइल्यूट हो गया है, बट नियोजित अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग रहा नेहरू जी की विकास की अवधारणा का। और ये विकास की अवधारणा उन्होंने जो ये 5 ईयर प्लान्स, जो प्लान्ड इकोनॉमी की बात है, ये रूस से उन्होंने जो है ग्रहण करी। रूस में ये सक्सेसफुली चल रही थी और उसके परिणाम आ रहे थे। वो नेहरू भी वामपंथी थे, किंतु वे अलग प्रकार के वामपंथी थे। वो रिजिड नहीं थे, वो किसी तरह के कठमुल्लापन में नहीं थे कि वो जो है एक निश्चित फ्रेम में ही चलें। उनकी समझ ये थी कि हम अपनी सुविधानुसार या हम अपनी आवश्यकता अनुसार और समय के अनुसार और चुनौती के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। किसी स्ट्रैटेजी हमको रिजिड नहीं होना है। तो उनकी ये समझ में था कि भाई आर्थिक रूप से समृद्ध, समर्थ और शक्तिशाली भारत जो है और से ही यह संभव होगा कि देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। तो उन्होंने भारतीयों का जो दुख है आज़ादी के बाद, उसके वही मतलब आज़ादी के किनारे पर ही, तो उन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ के बारे में व्यक्त की कि भारत में ज़िंदगी सस्ती है और जब ऐसा है तो ज़िंदगी खाली, बदसूरत और तुच्छ है और गरीबी के भयानक आवरण में ढकी हुई है। अभाव और गरीबी के अनेक अंतर्निहित और थोपे गए कारण हैं। कुछ तो इनहेरेंट है, स्वाभाविक तौर पर कुछ कारण बने, और कुछ इनके ऊपर थोप दिए गए हैं। हमारे पास भयानक निचला जीवन स्तर एवं ऊंची मृत्यु दर है। औद्योगिक रूप से विकसित देश अविकसित और निर्धन देशों को इस प्रकार से देखते हैं जैसे एक धनी व्यक्ति गरीब की ओर अभागों को देखता है। अभागों को, अभाव नहीं कह रहा हूँ मैं, अभाग जो मतलब अनफॉर्चुनेट जो लोग हैं उनको जिस तरह से एक धनी आदमी देखता है दया के दृष्टि से, ये नेहरू ने एक पीड़ा व्यक्त की जब आज़ादी के किनारे पे हम लोग पहुंच रहे थे। उनके जो विकास की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो था वैज्ञानिक संस्कृति का संवर्धन। तो जो वैज्ञानिक संस्कृति है, इससे मतलब उनका क्या था? उनका ये था, उन्होंने अपने लेखन में काफ़ी सब में लिखा भी है कि वैसे अगर हम देखें नेहरू जी की जीवन, उन्होंने तो अपनी आत्मकथा ही लिखी है, उसमें सब कुछ उन्होंने खोल के रख दिया है। तो वे औपचारिक अर्थों में कभी धार्मिक नहीं थे, वे किसी भी धार्मिक विचार से प्रेरित नहीं थे। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि मैं ईसाइयत, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन में किसी भी धर्म से व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अपनी जो मातृभूमि है उसकी संस्कृति और परंपराओं से भी गहरा प्यार था। ये उनके न केवल सिद्धांत में बल्कि उनके व्यवहार में भी ये साफ तौर पर दिखाई देता है। और भारत की खोज में उन्होंने जो प्रस्तुत किया उससे उनका जो दर्शन है वो समझ में आ जाता है कि भारतीय परंपराओं को वो किस रूप में देखते थे। और भारतीय ज्ञान उनको, चाहे वो शास्त्रों की बात हो, चाहे वो महाकाव्यों की बात हो, सबके पौराणिक हो, उन सबकी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की उनको अच्छी जानकारी थी जो उनके लेखन में रिफ्लेक्ट होती है। तो जो नेहरू हैं वो वैज्ञानिक संस्कृति में भरोसा करते थे। उनका कहना ये था, मानव के इतिहास में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वह हमेशा विज्ञान और तकनीकी ने निभाई है। समाज आगे विज्ञान और तकनीकी से गया है, ना कि किसी आध्यात्मिक साधन से या किसी ईश्वरीय कृपा से या किसी चमत्कार से। ये उनका मतलब था वैज्ञानिक संस्कृति से। और उन्होंने कहा कि जो 19वीं सदी औद्योगिक क्रांति के बाद जो विज्ञान और तकनीक का विकास आया है उसने मानव जीवन में क्रांति ला दी है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। और इसके माध्यम से
अभाव की अर्थव्यवस्था को प्रचुरता की अर्थव्यवस्था में बदला जा सकता है। ये उनकी मान्यता थी। दूसरा उनका था कि जो विज्ञान का स्वभाव है वह सच और नए ज्ञान की खोज करना होता है। और यहाँ मैं एक बात और भी कहूँ, जो अभी पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में एक शब्द 15-20 साल पहले बड़ा फैंसी भी था, अच्छा लगता था और लोगों को खुशी होती थी, वो स्वयं को वामपंथी कहते थे, आई एम लेफ्टिस्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है पिछले 10-12 सालों में कि जो लेफ्ट 8-10 साल में हुआ है कि जो लेफ्टिज्म है वो एक बामी करके थे, मतलब इसका एक डेरोगेटरी वर्ड यूज करने लगे, बामी कामी कुछ भी लोग कर सकते हैं। लेकिन वामपंथ क्या है, यहाँ मैं इसकी जगह कहना चाहता हूँ, वामपंथ क्या है कि जो परंपरागत तरीका है वो तो ठीक है चल रहा है, वो क्या एक वैकल्पिक तरीका खोजने की एक 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 ललक है कि किस तरह से और अच्छा समाज को और रास्तों से भी किया जा सकता है। तो नए रास्तों की खोज करना, वैसे भी आपको पता है जो दिमाग है, दिमाग में जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, उसमें लेफ्ट ब्रेन हमेशा क्रिटिकल होता है, लॉजिकल होता है, लॉजिक से ही वो निर्णय करता है, जबकि राइट जो है चीज़ों को देखता है, प्रस्तुत करता है, किंतु निर्णय लेफ्ट से ली जाती है। तो लेफ्ट जो है ऐसी कोई खराब चीज़ नहीं, लेफ्ट है कि भाई लीक से हटके भी सोचो, और भी एक लीक बनी थी तब, तो जब कुछ नहीं था तब लीक बनाई गई, वो लेफ्टिज्म था। लेकिन वो जब वो लीक चलती रही तो वो लेफ्टिज्म जो है आपका वो दक्षिण पंथ में चला गया, वो आपका वो राइटिस्ट हो गया। तो इस तरह से क्या एक प्रक्रिया है कि जब नया सोच आएगा और एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाएगी, वैकल्पिक रास्तों की बात की जाएगी, तो वो वामपंथी होगा। तो ये इसलिए नेहरू भी उसी प्रकार के वामपंथी थे और उनका ये कहना था कि विज्ञान सच और नए ज्ञान की खोज करता है। दूसरा ये था बिना परीक्षण के, बिना प्रूव किए, बिना उसको टेस्ट किए हुए किसी बात को स्वीकार नहीं करने की बात विज्ञान कहता है। दूसरी बात विज्ञान ये भी कहता है नए साक्ष्यों के सामने या नई तकनीकी के सामने पुरानी तकनीकी या पुराने निष्कर्षों को बदलने के लिए स्वीकृति रहनी चाहिए। तो कोई भी साइंटिफिक स्वभाव का आदमी होगा वो कभी रिजिड नहीं होगा किसी मान्यता पर कि साहब मैं तो यही मानता हूँ, इसके अलावा मान नहीं सकता। तो उनका ये था कि भाई बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी पूर्वाग्रह और प्रीकंसीव्ड जो आइडियाज़ हैं, पूर्व निर्धारित जो विचार हैं, उनको अविचल रूप में नहीं चल सकते। तो नेहरू का विचार ये था कि समाज धार्मिक और अंधविश्वास सोच, समाज का धार्मिक और अंधविश्वास सोच देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत बड़ा बाधक है। उनका ये था कि धार्मिक और अंधविश्वास इनको समाज से जितना कम कर सको वही उचित होगा। और धर्म को वो निहायत ही व्यक्तिगत मामला मानते थे, उससे सार्वजनिक जीवन में कभी उन्होंने किसी मंदिर का उद्घाटन नहीं किया, कभी उन्होंने मंदिरों का शिलान्यास नहीं किया और वो कभी प्रचारित करके मंदिर की यात्राओं पर भी नहीं गए। तो आप ये देखो उनका एक अपना स्वभाव था। उस स्वभाव को कांग्रेस ने कब तक चलाया वो एक अलग वीडियो का विषय हो सकता है, उस पर बात बाद में करेंगे। लेकिन इनकी जो समझ थी कि भाई जो नेहरू का विचार था वो ये था कि समाज का जो धार्मिक और अंधविश्वासी सोच है वो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा पैदा करता है। दूसरा ये था, उनका ये कहना था कि मेरा भरोसा मृत्यु के बाद किसी दूसरे संसार में नहीं है और उस दूसरे संसार में मुझे कोई रुचि भी नहीं है। इसके बाद कहते हैं इहलोक सुधारो परलोक भी सुधारो, स्वर्ग और नरक की बातें सोचो। उन्होंने कहा कि ये एक संसार है, भौतिक संसार जिसमें रह रहे हैं, दूसरे संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है। जिस संसार में रह रहे हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, उसको किस तरह से हम सुंदर से सुंदरतम बना सकते हैं, ये एक हमारा आग्रह होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनली कंक्लूसिवली नेहरू कहते हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान विज्ञान से ही संभव है, चमत्कारों से नहीं। और विज्ञान जो है वही आपको अंधविश्वासों से और पाखंडों से मुक्ति देता है। साथ ही उनका जो पराभौतिक शक्तियां हैं, भौतिक से पराभौतिक, वो मनुष्य की जो निर्भरता है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी निर्भरता भौतिक शक्तियों को होनी चाहिए, पराभौतिक पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पराभौतिक शक्तियां अगर हैं, इफ एग्जिस्ट, क्योंकि वन कैन नॉट से सर्टेनली दैट देयर इज नो मेटाफिजिकल फोर्सेज या मेटाफिजिकल वर्ल्ड में भी, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रह सकते। जो हमारे लिए अननोन है उस पर हम निर्भर क्यों होंगे, क्योंकि भौतिक जगत हमको नोन है, तो हम इस पर निर्भर रह सकते हैं। नेक्स्ट उनका जो था वो प्रजातंत्र और समाजवाद की बात करते थे और उनके जो विचार थे
वे समाजवादी थे, किंतु वे किसी प्रकार की कट्टरता में भरोसा नहीं कर सकते थे। वो किसी स्थिर विचार के स्थान पर गतिशील विचार, डायनेमिक जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके पक्षधर थे। अतः प्रगतिशीलता के व्यक्तित्व के धनी थे। दशाओं और परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए तैयार उनका आग्रह रहता था। इसके अलावा उनकी बात थी कि भाई उनके विचारों में प्रजातंत्र के विस्तृत मूल्य हैं, बहुत एक्सटेंसिव वैल्यूज है प्रजातंत्र की। उन्होंने समाजवाद का स्वरूप अपने प्रकार से ही गढ़ा और अब उन्होंने अपने समाजवाद का नाम दिया प्रजातांत्रिक समाजवाद। और उसी के अनुकूल मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट भी दिया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कंसेप्ट जिसमें प्रजातांत्रिक और सोशलिस्टिक पैटर्न को निभाया जा सके, मिश्रित में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को किस तरह से एक जो ब्लेंडिंग और कॉम्बिनेशन हुआ है, उसने इस देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। तो उनकी ये समझ थी, एक तो हमें विज्ञान और तकनीकी के विस्तार पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए, और इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके शासनकाल में, जिसमें अगली वीडियो में बताऊंगा, कि विज्ञान और तकनीकी के संस्थानों का जिस तरह से विकास हुआ, प्लानिंग हुई और इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। तो आधारशिला रखी गई जिसमें आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्रजातंत्र और समाजवाद की बात वो करते थे, उनका कहना यही था कि भाई जो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और जो अभाव और ये जो स्थिति है इसमें इससे मुक्ति रहनी चाहिए। मैं आगे नेक्स्ट जो उनकी बात थी वो थी नियोजित अर्थव्यवस्था की। तो उन्होंने वैसे तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये बता दिया था कि जो स्टेट है उसे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, किंतु वह उसी से तो संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो 1938 में कांग्रेस के आग्रह पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है, और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है उसमें 15 सदस्य थे, जिन 15 सदस्यों में उद्योगपति, फाइनेंसर्स, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि और ये जो कुटीर उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। और नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी। इस प्लानिंग कमेटी ने अपना काम शुरू किया और भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवादी रूपांतरण के पक्ष में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण जब तक समाजवादी पैटर्न पर नहीं होगा, तब तक यहाँ का जो वंचित वर्ग है उसको न्याय नहीं मिलेगा। 15 अगस्त 1947 को अपनी प्रसिद्ध जो उनका भाषण है नियति के साथ साक्षात्कार, उसमें उन्होंने ये कहा कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां और अवसरों की असमानता को समाप्त करना सबसे पहला काम है, और आगे का जो कार्य होगा वो यही होगा जिसमें गरीबी, अज्ञानता, बीमारियां और अवसरों की असमानता जो है उसको कैसे समाप्त करके गरीबी से उभारा जाए, ज्ञान का विस्तार किया जाए, चिकित्सा की सुविधाएं दी जाएं और सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। ये उन्होंने अपनी प्राथमिकता के बतौर जो उनका ये जो है ये इनका जो भाषण है उसमें उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा। तो समाजवादी पद्धति पर वे कल्याणकारी राज्य बनाना अपना उद्देश्य मानते थे। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो अब योजना आयोग तो अब तो नहीं है। तो योजना आयोग जिसकी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग होती थी और उसके बाद फिर नए प्रपोजल्स आते थे। तो आप जो है फेज मैनर में डेवलपमेंट का जो तरीका था वो योजना आयोग ने उसको मूर्त रूप प्रदान किया। तो वो जो उनकी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसी तर्ज पर 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री को बनाया गया और जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो उपाध्यक्ष को सौंपी गई, जिस उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति से उसकी नियुक्ति करने लगा। और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया और इसका जो गठन किया गया वो योजना आयोग के ऊपर निगरानी रखने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ डेवलपमेंट बनाई गई और इसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहे,
लेकिन इसका विस्तार बड़ी थी काउंसिल, तो इसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित थे। तो इनकी जो ये मॉनिटरिंग कमेटी थी, एक तरह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में जो है अस्तित्व में आई। प्रथम पंचवर्ष योजना के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो प्रचलित अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचा है, इसके दिन लग गए। इसकी पुनः संरचना तुरंत प्रभाव से की जाए, ऐसी आवश्यकता है। इस ढांचे का आमूल चूल परिवर्तन आवश्यक है। हमारा उद्देश्य वर्गहीन समाज है, जो सभी को समान अवसरों के साथ सहकारी प्रयासों से, जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं, सब मिलजुल करके जो एफर्ट्स हैं, सहकारी प्रयासों पर आधारित होगा। इसे प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से हम अचीव करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती करके वर्ग विहीन समाज बनाने की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि किस तरह से समान अवसर देकर और साथ ही साथ सहकारी प्रयासों के द्वारा हम प्रजातांत्रिक तरीकों से इसको अचीव कर सकें, वर्ग विहीन समाज को। उन्होंने आगे उसमें स्पष्ट भी किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की थी पहले पंचवर्षीय योजना के समय पर। तो उन्होंने बताया कि प्रजातांत्रिक जो हमारा वो है प्लानिंग, इट इज़ डेमोक्रेटिक प्लानिंग, प्रजातांत्रिक नियोजन होगा। और जो प्रजातांत्रिक नियोजन है, इसका मतलब है हमारे उपलब्ध सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग हो। जो भी संसाधन हमारे पास हैं वो कहीं छुपे ना रह जाएं, बल्कि उनको हम गतिमान करें डेवलपमेंट के लिए, और उनका उपयोग करें हम अपनी प्लानिंग के लिए। देश की संपदा को बढ़ाना, अमीर गरीब के बीच दूरी को कम करना और जीवन स्तर को सुधारना, ये हमारी अर्थव्यवस्था और विकास का उद्देश्य होना चाहिए। उन्नत किस तरह से हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को कर सकते हैं, समान अवसर देना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी नियोजन है, नियोजित अर्थव्यवस्था है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसका कंसिडरेशन होगा, उसको हम उस पर विचार, उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने एक विकास की अवधारणा विकसित की, और इस अवधारणा को लागू करने के लिए फिर उन्होंने आगे अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खास तौर पर इस पर ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ ये बताऊं कि मैंने जवाहरलाल नेहरू पर एक आर्टिकल लिखा था, नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और ये आर्टिकल बड़ा आर्टिकल है, और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन की प्रोसीडिंग वॉल्यूम में छपा है। और यदि इसे हम तलाश करना चाहेंगे गूगल पे, तो गूगल पे भी ये मिल जाएगा। और ये जस्टोर करके एक साइट है, जस्टोर पे ये पूरा आर्टिकल भी अगर चाहेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसको मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त करके इस वीडियो का पार्ट बनाया है। धन्यवाद, नमस्कार।